सारी दुनिया के देश और सारी दुनिया के लोग आखिर भारत क्यों आना चाहते थे, भारत को क्यों जीतना चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत जरूरी है। जैसे आज के आधुनिक समय में अमेरिका, यूएसए पूरी दुनिया में सभी देशों के नागरिकों और सभी समाज के लिए आकर्षण का देश बना हुआ है, सबसे पसंदीदा देश बना हुआ है। हर कोई अमेरिका में रहना चाहता है क्योंकि अमेरिका शोध का, बोध का, अनुसंधान का, विज्ञान का देश है। उसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, उसके पास तकनीकी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में भारत का वैभव पूरी दुनिया में आकर्षित कर रहा था भारत की तरफ, पूरी दुनिया के नागरिकों को। भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था प्राचीन समय में, बल्कि भारत का तकनीकी विकास, भारत का वैज्ञानिक विकास, भारत का सामाजिक चिंतन, भारत का दार्शनिक चिंतन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा था। यही कारण है कि पूरी दुनिया के अनेक देशों से लोग भारत की तरफ आ रहे थे और अनेक देश भारत पर आक्रमण करके अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। आप सिकंदर को देखें, वो भारत को जीतने के बाद ही विश्व विजयी घोषित करना चाहता था अपने आप को। इसके बाद शकों को देखिए, हूणों को देखिए, कुषाणों को देखिए, अरबी लोगों को देखिए जो भारत पे आक्रमण करके भारत पर शासन स्थापित करना चाहते थे। आप तुर्कों को देखिए, आप मुगलों को देखिए, आप यूरोपीय कंपनियों को देखिए, चाहे वो पुर्तगीज कंपनियां रही हो, चाहे डच कंपनियां, चाहे ब्रिटिश कंपनियां, डेनिश कंपनियां, फ्रेंच कंपनियां या स्वीडिश कंपनियां रही हो। आखिर दुनिया के सभी देशों के लिए भारत क्यों इतना आकर्षित कर रहा था या सबके आकर्षण का विषय वस्तु क्यों था? इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। हमारा प्राचीन भारत पूरी दुनिया के लिए विज्ञान अनुसंधान का केंद्र था। अगर आप देखेंगे गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और व्याकरण साहित्य के क्षेत्र में, तो भारत का वैभव शिखर पर था। जहां आर्यभट्ट जैसे लोग गणित और उसके अनुसंधान को बड़ा स्वरूप दे रहे थे, वहीं बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और स्वयं आर्यभट्ट खगोलकी के विकास में बहुत सारे उपलब्धियों को उद्घाटित कर रहे थे। चरक और सुश्रुत ने मेडिकल साइंस को एक अलग आयाम दे दिया था। सुश्रुत को, चरक को आज भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और इसी तरीके से अनेक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां बहुत शिखर की थी और पूरी दुनिया के देशों का यही कारण है कि भारत में आकर्षण था। अगर आज के अनुसार देखा जाए तो भारत यूरोपीय ज्ञान विज्ञान में पिछड़ा हुआ दिखता है, लेकिन प्राचीन भारत ऐसा नहीं था। अगर आप विश्व बैंक के डाटा को देखेंगे तो विश्व बैंक कहता है कि पहली शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया का इकोनॉमिक किंग था, क्योंकि भारत की जो जीडीपी थी वो पूरी दुनिया के जीडीपी का लगभग 24 से 25% जीडीपी थी। अर्थात जो आज अमेरिका की स्थिति है, लगभग वही स्थिति प्राचीन समय में भारत की थी। भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति था और भारत तकनीकी रूप से भी महाशक्ति था। सांस्कृतिक सामाजिक रूप से तो भारत महाशक्ति था ही, दार्शनिक रूप से भारत हमेशा से किंग था, आज भी किंग है। और यही कारण है, इन सारे कारणों के नाते भारत प्रवासियों का या पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। भारत में क्या परिस्थितियां थी जिसने इस तरीके की उपलब्धियों के लिए भारत को योग्य बनाया? भारत की जलवायु बहुत अनुकूल थी। भारत में दुनिया की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान उत्तर भारत का मैदान, सिंधु नदी, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। दुनिया में इतना बड़ा मैदान कहीं भी नहीं और इतना उपजाऊ मैदान कहीं भी नहीं। यही कारण है कि भारत कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नत देश था।
नवपाषाण काल में जब कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया में उसका नेतृत्व भारत ने ही किया। और भारत खाने पीने के मामले में हमेशा से आत्मनिर्भर था। जहां यूरोपीय देश, अरब के देश भोजन के लिए संघर्ष कर रहे थे, अरब के देशों में, यूरोपीय देशों में भोजन के लिए शिकार ही एकमात्र माध्यम था, या समुद्र में मछली पकड़ना या समुद्री भोजन के माध्यम से अपने जीवन को यापन करना। और शिकार करना, समुद्रों से मछली निकालना प्राचीन समय में बहुत टफ काम था। और पूरा दिन जानते हैं यूरोपीय लोगों का, अरबी लोगों का मछली निकालने और शिकार करने में चला जाता था, जिसके नाते उनके पास समय ही नहीं होता था। जबकि दूसरी तरफ भारत कृषि में उन्नत होने के कारण, खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत के पास जो है समय होता था लोगों के पास। और यही कारण है कि बाकी समय भारतीय जो है विज्ञान में, अनुसंधान में, शोध में, तकनीकी के विकास में और तमाम उन्नति और बहुत सारे दार्शनिक विकास में अपना समय खर्च करते थे, जिसके नाते भारत पूरी दुनिया में विज्ञान और शोध का केंद्र हो गया था। वैदिक काल में आप उसे देखें, महाजनपद काल में उसे देखें, मौर्य काल में देखें, मौर्योत्तर काल में देखें, गुप्त काल में देखें, गुप्तोत्तर काल में देखें, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कैसे भारत बहुत व्यापक रूप से जो है पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। बहुत सारे यात्री भारत आए और भारत का वैभव देखना चाहते थे, चाहे वो यूनान से आने वाले मैगस्थनीज रहे हों, चाहे चीन से आने वाले फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग रहे हों, और चाहे इटली के मार्को पोलो रहे हों, और चाहे मोरक्को के इब्न बतूता रहे हों, चाहे अरब के क्षेत्रों से आने वाले अल बर्नी, अल मसूदी रहे हों, इन सारे लोगों ने आकर के भारत के वैभव को सीधे सीधे ना केवल देखा, बल्कि उसमें शामिल होकर के भारत के ज्ञान विज्ञान को अर्जित भी किया और उसे जाकर के अपने देश के लोगों को बताया कि भारत कितना वैभवशाली है। जैसे आज के समय में कोई जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, ब्रिटेन या अमेरिका में मैसाचुसेट्स में पढ़ने जाता है, पेंसिल्वेनिया में पढ़ने जाता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, तो आकर के वहां के बारे में बताता है। ऐसे भारत में नालंदा से, तक्षशिला से, उज्जैन से, विक्रमशिला से पढ़ करके जब लोग जाते थे तो पूरी दुनिया में भारत के वैभव का बखान करते थे। भारत क्यों पूरी दुनिया के तकनीकी सभ्यता, शोध, बोध और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, उसका बड़ा कारण भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विशेषताएं थी। भारत की संस्कृति हमेशा से बहुत उदार संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति में विश्व कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब लोग सुखी रहें। पूरे विश्व को परिवार मानने की जो है अवधारणा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, और दुनिया के हर विचारों को स्वीकार करने की भावना रही है। आनो भद्रा कृतवे यंतु विश्वतः, और हर प्रकार के विचारों को महत्व देने की हमेशा से भावना रही है। यह पिलर रहा है भारतीय संस्कृति का। विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विप्राह बहुधा वदन्ति, ट्रूथ इज वन बट सेज इन डिफरेंट वेज। भारत की इन सांस्कृतिक विशेषताओं ने पूरी दुनिया के लिए एक उदार वातावरण दिया था, जिसके नाते दुनिया के सभी देश इस संस्कृति में आकर के न केवल इससे लाभान्वित हो रहे थे, बल्कि इसी संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारत का जो दार्शनिक ज्ञान था, वह भी भारत के वैभव को शिखर पर ले जा रहा था। भारत के जो परंपरागत खड दर्शन है, जिसमें न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, और गैर परंपरागत दर्शनों में अगर बौद्ध, जैन, चारवाक को देखें तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा व्यापक विविधता और बहुत व्यापक निष्कर्ष ये दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे। यूरोप का पुनर्जागरण हुआ और एक तरीके से तर्क और विज्ञानवाद की शुरुआत हुई। यह शुरुआत भारत में बहुत पहले हो चुकी थी। गौतम ने जब न्याय सिद्धांत दिया और कणाद ने जब वैशेषिक सिद्धांत दिया, तो आप जानते हैं इससे वो पिलर खड़ा हो गया था प्राचीन भारत में।
न्याय दर्शन कहता है कि हर चीज को तर्क और अनुभव के आधार पर मानिए, तर्क और अनुभव के आधार पर। और विज्ञान का जो विकास है, विज्ञान का जो मूल है वो तर्क और अनुभव है, अर्थात रीजनिंग और एक्सपेरिमेंट है। और ये भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन की मूल विशेषता रही है। वैशेषिक दर्शन में एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की गई है, एटॉमिक थ्योरी दी गई, परमाणु सिद्धांत दिया गया है, जिससे लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी में परिचित हुए, जिससे परिचय रदरफोर्ड ने करवाया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने करवाया। उस डाल्टन ने जिसके बारे में पहला विचार दिया पश्चिम में 1801 में, वो विचार भारत में वैशेषिक दर्शन में मूल से ही रहा है। ज्ञान को महत्व देने की परंपरा के लिए हमारे यहाँ सांख्य दर्शन रहा है, जिसने कहा ज्ञान ही काफी है, और योग का दर्शन जिसने कहा क्रिया ही काफी है। ये सारे दार्शनिक जो है, दार्शनिक जो हमारे पास संपदा रही, विरासत रही, इसने पूरी दुनिया को यहाँ पर आकर्षित किया। और भारत में तर्क, शोध, बोध, वाद विवाद, संवाद, इन सब का एक बहुत बेहतरीन वातावरण तैयार किया। भारत में बड़े बड़े आयोजन होते थे, उन आयोजनों में वाद विवाद और संवाद होता था, एक दूसरे के तर्क को लोग काटते थे, और इस तरीके से एक विचार विमर्श से तमाम नई चीजें निकलती थी, जिससे भारतीय समाज में व्यापकता आती जाती। यही कारण है कि भारत पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल अनूठा देश दिखने लगा, और पूरी दुनिया से लोग भारत आना चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे, भारत में बहुत सारे देश शासन स्थापित करना चाहते थे, और भारत के समाज से हर प्रकार से आकर्षित थे। जैसे आधुनिक समय में आप अमेरिका को देखेंगे, कनाडा को देखेंगे, यूरोपीय देशों को देखेंगे कि लोग वहां रहना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक डाटा है कि 5 करोड़ 10 लाख लोग अमेरिका में प्रवासी हैं, अर्थात अमेरिका की कुल जनसंख्या का 18% जनसंख्या अप्रवासियों की है। लेकिन कभी आपने गौर किया, दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी वाला प्राचीन देश भारत रहा है, जहां दुनिया के सभी प्रकार के सभ्यताओं के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत इतनी व्यापक विविधता रखता है। भारत से ज्यादा विविधता वाला दुनिया में कोई भी समाज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनानी भी आए, ग्रीक यहाँ पर आए, यहाँ रोमन अर्थात इटली के लोग भी यहाँ पर आए, यहाँ अरेबियन लोग भी आए, यहाँ मध्य एशिया से लोग आए, यहाँ पर चीन से लोग आए, यहाँ पर तमाम समाजों से लोग आए, और उनकी सभ्यताओं का जानते हैं यहाँ पर समामेलन हुआ, इंक्लूजन हुआ, और तब जाकर के भारत की एक समरसता वाली संस्कृति और समरसता वाली संस्कृति जानते हैं और व्यवहारित होने लगी। तो ये सारी चीजें भारतीय समाज का शुरुआती स्तंभ रही हैं, अर्थात जिस उपलब्धियों पर पश्चिमी देश इतरा रहे हैं, जिन उपलब्धियों को आधार बना करके अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देश पूरी दुनिया को हाँकना चाहता है, लोकतंत्र, मानवाधिकार का पाठ पढ़ाना चाहता है, वो विचार भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन समय से थे। और भारत ने ही पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक विचार दिया, भारत ने ही पूरी दुनिया को मानवतावाद दिया, भारत ने ही पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के महान विचारों से अवगत कराया, और भारत ने ही सामाजिक न्याय, वैचारिक न्याय, दार्शनिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी के पिलर्स स्थापित किए। लेकिन जब कोई समाज सो जाता है, या यूं कहें कि विदेशी शासन से ग्रसित हो जाता है, तो कई बार उसको अपने अतीत के बारे में ज्ञान नहीं रह जाता, या यूं कहें वो अपने अतीत के बारे में जान नहीं पाता। अंग्रेजों ने भारत में ऐसा ही किया। उन्होंने अपने शासन के दौरान हमेशा भारतीयों को हतोत्साहित किया और यह बताने का प्रयास किया कि भारतीय समाज पिछड़ा समाज रहा है, भारतीय समाज जागृत समाज कभी नहीं रहा है, और भारतीयों का इतिहास कोई नहीं रहा है, बल्कि भारत में भेदभाव रहा है, भारत में जातिगत संघर्ष रहा है, भारत में लोग लड़ते रहे हैं, भारत कभी एक नहीं रहा है, अंग्रेजों ने यह भारत बनाया है। ऐसे तमाम गलत भ्रांतियों से भारत के लोगों को
जो है गलत भ्रांतियों से भारत के लोगों में उन्होंने इन विचारों का संचार किया और तत्कालीन भारत के लोग इन्हीं विचारों को मानने लगे और बहुत सारे लोगों में यह विचार भर गया कि हम पिछड़े समाज के लोग रहे हैं, अंग्रेजों ने हमें अनुकूल बनाया, अंग्रेजों ने हमें आधार दिया, अंग्रेजों ने भारत का एक तरीके से उदय करवाया। यह सर्वथा गलत है। 1947 में भारत का उदय नहीं हुआ है, 1947 में पाकिस्तान का उदय हुआ है। भारत अनवरत समय से चला आ रहा, सनातन है, ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसकी सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी सभ्यता में न केवल साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक रूप से जानते हैं उत्कृष्टता थी, बल्कि तकनीकी वैज्ञानिक उत्कृष्टता भी बहुत व्यापक थी और इन्हीं कारणों से पूरी दुनिया आकर्षित हो रही थी और भारत की तरफ आ रही थी। तो ये आज का विमर्श रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।